नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, कल बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। अब ये जो 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, उनमें कितना दम है और क्या वो चुनाव जीतने की स्थिति में है? 6 में से 2 कैंडिडेट नए हैं, 2 पुराने कैंडिडेट्स को हटाया गया है। एक सिरसा से सुनीता दुग्गल को, जिनकी जगह अशोक तंवर को लाया गया है, और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीट दी गई है, जो पहले संजय भाटिया के पास थी। संजय भाटिया ये सीट बड़े लंबे मार्जिन से जीते थे, फिर भी उनको हटा दिया गया। तो ये पूरा जो बीजेपी ने 10 में से 6 कैंडिडेट घोषित किए हैं, ये ये कितने मजबूत हैं, कितना मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे, क्या उनकी स्थिति बनेगी, इस सब पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। उनसे बात करते हैं। प्रद्युमन जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, क्या लगता है आपको, ये जो 6 कैंडिडेट हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं, इकट्ठे नहीं करते हैं। जी सबसे पहले आपके इलाके से जी जो आते हैं, अशोक तंवर जी। सुनीता दुग्गल को क्यों जी। हटाया गया, और अशोक तंवर कितना बेहतर चुनाव लड़ पाएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी? देखो, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सुनीता दुग्गल को जब पिछली बार टिकट दी गई, तब से लेकर के और उनके लगभग 5 साल का जो ये कार्यकाल उनका रहा, इसमें वो लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रख पाई। एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी वो रही हैं, उनके पति भी पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। लिहाजा वो जो कार्यकर्ता और जो आम जनता है उससे उस तरह का अपना एक सामंजस्य नहीं बैठा पाई। एक अधिकारी की जो उनकी छवि थी, वो कहीं ना कहीं उसमें आड़े जरूर आ रही थी। और वो ना केवल सुनीता दुग्गल के लिए, बल्कि जो पिछली बार 10 जो सांसद बने थे, उनमें से 2 अधिकारियों को बीजेपी ने टिकट दी थी, जो पूर्व में अधिकारी रहे थे। चाहे वो हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हो और चाहे सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल हो, दोनों ही लोगों से इतना बेहतर जुड़ाव नहीं रख पाए। लिहाजा सुनीता दुग्गल की टिकट कटना, पिछले काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि उनकी टिकट कटेगी। ये तो डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो उनको टिकट मिल गई। अगर वो नहीं भी आते तो हो सकता था वहां किसी नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती। लेकिन इतना निश्चित था कि सुनीता दुग्गल की टिकट कटना जो 10 सांसद थे उनमें बिल्कुल टॉप में था। दूसरी बड़ी बात, पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में सुनीता दुग्गल पूरी सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिले का नरवाना क्षेत्र आता है, उसमें कोई ना ही तो बड़ी कोई योजना ला पाई केंद्र सरकार से, ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट उस पूरे क्षेत्र में आ पाया। और वो कहीं पूरी लोकसभा में अपनी कोई उपस्थिति उस स्तर पर नहीं दर्ज दर्शा नहीं पाई करवा पाई। जिस ठीक है, स्तर पर सुनीता दुग्गल जी का जिस तो स्तर मोटे पर तौर पर हो गया जी कि वो नहीं जनता से जुड़ाव जी कर पाई, लेकिन अशोक तंवर जी की क्या जी। स्थिति बन रही है? देखो, अशोक तंवर का ये सिरसा कोई घरेलू क्षेत्र नहीं है। वो वैसे तो झज्जर जिले से आते हैं, चिमनी गांव उनका है। लेकिन 2009 में जब उस समय के जो सांसद थे सरदार आत्मा सिंह गिल, उनकी टिकट काट करके और अशोक तंवर, जो कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, बड़े युवा नेता थे और राहुल गांधी के नजदीकी थे, उनको एकदम से टिकट दी गई और वो 15 दिन में ही चुनाव जीत गए। उस चुनाव में राहुल गांधी उनके प्रचार के लिए आए और राहुल गांधी ने भरे मन से ये कहा कि अशोक तंवर को जिताओ, इसको बड़ी कुर्सी हम देंगे, बड़ा मान और सम्मान देंगे। और लोगों ने उनको बिल्कुल ना जानते हुए भी लाखों वोटों से चुनाव जिताया। उसके बाद की जो स्थिति है, 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, दोनों बार देश में मोदी जी की लहर के बावजूद अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बहुत अच्छे खासे वोट जो है सिरसा से ले गए थे। 4 लाख के आसपास उनको जो है वोट मिले थे और उनकी एक सम्मानजनक हार सिरसा लोकसभा में हुई थी। उसके बाद भी वो लगातार इस सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में सक्रिय रहे। अशोक तंवर के नेगेटिव अगर कोई बात जाती है तो वो ये जाती है कि वो पिछले 5 साल में बहुत सी पार्टियां बदल चुके हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, बड़े युवा समय में उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी नहीं पटी और आखिरकार उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी भरे मन से। उसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया खुद का, फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए और वहां से होते होते वो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उनको रास आई और बीजेपी में उनको टिकट मिली। मेरे हिसाब से अशोक तंवर
सिरसा लोकसभा के लिए बीजेपी के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ दांव पर रहेगा कि कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है। जी। अगर कांग्रेस अशोक अगर कांग्रेस यहाँ से कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतार देती है तो अशोक तंवर के लिए एक बड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो जी शैलजा जी का अगर यहाँ वोट है इतना, तो शैलजा जी जी अंबाला से क्यों लड़ती हैं बार बार? देखो, कुमारी शैलजा का जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अंबाला से भी ज्यादा होल्ड है। उसका कारण क्या है कि यहाँ उनके पिताश्री चौधरी दलबीर सिंह ने यहाँ से राजनीति शुरू की। वो कई बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। उसके बाद कुमारी शैलजा सिरसा से 2 बार सांसद बनी। लेकिन उसके बाद ये जो पुराना परिसीमन जब था 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले, तब तक इस पूरे क्षेत्र में चौधरी भजनलाल का एक बड़ा वर्चस्व था। और चौधरी भजनलाल और कुमारी शैलजा दोनों कांग्रेस पार्टी में थी। चौधरी भजनलाल और विशेषकर जो बिश्नोई वोट या चौधरी भजनलाल के जो समर्थक थे, वो कुमारी शैलजा को बहुत कम मात्रा में वोट करते थे, जिस वजह से कुमारी शैलजा यहाँ से फिर हारती चली गई। और आखिरकार एक ऐसी नौबत आई कुमारी शैलजा के सामने कि चौधरी भजनलाल जो उनको बार बार हरवा देते थे, आखिरकार उनको सिरसा छोड़ करके और अंबाला शिफ्ट होना पड़ा। फिर उन्होंने 2004 और 2009 में वो अंबाला से जीती। उसके बाद फिर वो अंबाला से भी हार गई। जो खुद का गांव है प्रभुवाड़ा, वो इस लोकसभा क्षेत्र के बिल्कुल साथ लगता गांव है। हालांकि प्रभुवाड़ा हिसार लोकसभा का पार्ट है, लेकिन वो बिल्कुल साथ लगता है फतेहाबाद के टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव से। तो तो इस लिहाजा बार क्या कुमारी लगता है शैलजा का आपको, इस कुमारी क्षेत्र में। शैलजा सिरसा से लड़े तो बेहतर है जीतने की उनकी संभावना, या अंबाला से लड़े तो बेहतर है? देखो, फिलहाल जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में एससी रिजर्व 2 सीटें हैं। और जी। दोनों ही जगह ऐसी संभावना थी पहले कि एक सीट पर जो है वाल्मीकि दानक या ओड बिरादरी में से किसी नेता को टिकट दी जाएगी, लेकिन उन्होंने दोनों ही एक ही जाति के प्रत्याशी उतारे हैं। अब कुमारी शैलजा के सामने समस्या ये है कि वो अंबाला से अगर चुनाव लड़े तो वहां रतनलाल कटारिया की सहानुभूति, जीटी जीटी रोड बेल्ट का और नारायणगढ़ का मुख्यमंत्री एकदम से बना देना, ये कुमारी शैलजा के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिरसा से ही चुनाव लड़ना ज्यादा पसंद करेंगी, और सिरसा अंबाला की बजाय उनके लिए ज्यादा सेफ है। ये अशोक जी तंवर जी का कोई अपना पर्सनल वोट भी है, या जितना वोट है वो पार्टी पर ही आधारित है? नहीं, अशोक तंवर का बिल्कुल पर्सनल वोट है। अशोक तंवर जब से कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश की उन्होंने राजनीति शुरू की है, तो वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं। कभी पैदल चल करके, कभी साइकिल पर चल करके। उनका अपना एक वोट बैंक ना केवल सिरसा पार्लियामेंट में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता हैं। और जब उन्होंने अपना एक अलग से उन्होंने संगठन बनाया था, उस समय भी उसकी गतिविधियों में भी वो काफी सक्रिय रहे थे। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो उनके साथ बहुत से नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हुए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका खुद का एक वोट बैंक ना हो। उनका एक मजबूत वोट बैंक है, और वो पिछले 2009 से लगातार सिरसा में, बेशक उनका घर ही जिला ना हो, लेकिन वो लगातार यहाँ आते रहे हैं। लोगों के सुख दुख में जनसभाएं करना, और लगातार इस क्षेत्र में वो सक्रिय हैं। जी। ये कहा जा सकता है कि उनका अपना भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो ये है कि सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से चौधरी टाइप के नेता हैं। चाहे वो सरकार को समर्थन दे रहे चौधरी रणजीत सिंह हो, चाहे वो सुभाष बराला हो, चाहे वो देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी से बिल्कुल मुखर हो चुके हैं, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी इसी क्षेत्र से आते हैं। और इसके अलावा आदित्य देवीलाल हो, या जगदीश चोपड़ा हो, प्रोफेसर गणेशी लाल हो, बहुत बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में हैं। चौधरी दूडाराम हो, वो कितना साथ अशोक तंवर का दे पाते हैं, इस पर सारी निगाहें रहेंगी। इसको लेकर तो बीजेपी में डंडा जी चलता है, तो जो नहीं करेगा जी बिल्कुल। वो भुगतेगा। तो ये तो बीजेपी की हाँ, साफ उसको पॉलिसी है। खुडे लाइन, बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। टूटे लाइन जी लगा दिया जाएगा, वो तो उसमें तो बहुत ज्यादा नहीं है। और बीजेपी का अपना संगठन जी अलग बिल्कुल। से बहुत मजबूत रहता है, आरएसएस के सहयोग की वजह से। एक चीज और जो यहाँ सुनने में आ सिरसा। रही थी जी एक चीज और जो सुनने जी में आ रही थी वो ये थी कि यहाँ पर आईएनएलडी जी भी कोई मजबूत कैंडिडेट उतार सकती है, और उसको भी अच्छे वोट मिलने की संभावना इस बार आईएनएलडी को लग रही है। ऐसा कुछ है क्या? देखो, आईएनएलडी सिरसा उनका बिल्कुल घर है, और ना केवल सिरसा जिला,
बल्कि चाहे वो रतिया विधानसभा क्षेत्र हो फतेहाबाद जिले का, उसमें भी उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। टोहाना हो, फतेहाबाद और नरवाना हो। नरवाना में अभी हमने देखा पिछले दिनों ही पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार जो जेजेपी छोड़ करके इनेलो में शामिल हुए। इसके अलावा दनौदा गांव जो बहुत बड़ा गांव है, हल्के का सबसे बड़े गांव में आता है नरवाना में, उसके भी कई नेता जो है आम इंडियन नेशनल लोकदल के पास हैं। तो लिहाजा इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश की जो टॉप की 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इनेलो कहीं ना कहीं मुकाबले में नजर आएगी, उनमें सबसे ऊपर सिरसा है। जो बाकी 2 क्षेत्र हैं उनमें एक कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में इनकी ठीक ठाक पोजीशन रह सकती है, और तीसरा हिसार में भी ठीक ठाक स्थिति में रह सकते हैं। जी, ये इनेलो जो है वो गुड़गांव से भी किसी मेयर को कैंडिडेट को उतारने की फिराक में है, तो उसका भी कोई असर हो जी, सकता है क्या? देखो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें 3 हल्के तो प्योर ही मेव हैं। उसके अलावा भी सोना जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी मुस्लिम वोट बड़ी भारी संख्या में है। इसके अलावा गुड़गांव और आसपास के इलाकों में भी। तो लिहाजा इनेलो कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जेजेपी का जो वोट बैंक था, यानी जो चौधरी देवीलाल के परिवार का जो वोट बैंक था, जो पिछली बार जेजेपी के खाते में चला गया था, वो कहीं ना कहीं उसमें से अधिकतर शिफ्ट हो करके तरफ आ सकता है। क्योंकि जे चौधरी देवीलाल के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत कम दूसरी पार्टियों में एडजस्ट हो पाते हैं। तो लिहाजा वो वापसी इनेलो में ही करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और जी। उसका एक सीधा सीधा फायदा अभय सिंह चौटाला को होगा। पीछे भी जब अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा की, तो वो भी मेवात के जो सबसे बड़े गांव है सिंगार, वहां से उन्होंने अपनी उस यात्रा को शुरुआत की, और जिसको मेवात के क्षेत्र में बड़ा अच्छा क्रेज मिला। जी। चलिए अगली सीट जी, पर चलते हैं। आपके बराबर की ही सीट है, सिरसा के भिवानी जी, लोकसभा कम ही दूरी पर है। तो इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ जी, सीट पर क्या स्थिति बनती दिख रही है? लड़ाई तो बिल्कुल साफ दिख रही है। बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, पहले बदलने के मूड में थी। अब वो भूपेंद्र जी, यादव जो है वो चले गए अलवर, तो यहाँ धर्मवीर जी को टिकट जी। मिल गई। और साथ में श्रुति जी हैं ही सामने, उनको तो टिकट मिलना ही तय है। तो इस बार कैसी फाइट हो सकती है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर? देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में चौधरी धर्मवीर सिंह का अपना एक खुद का पर्सनल वोट बैंक है। दूसरा, उनके साथ जो सबसे बड़ी ताकत है वो है अहिरवाल के जो राजा हैं, राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं और लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 10 साल से। राव इंद्रजीत के रूप में उनके पास वो साथी मौजूद है जो ना उनकी टिकट कटने देता चौधरी धर्मवीर सिंह की, ना उनकी जीत में कहीं कोई संशय पैदा होने देता। क्योंकि अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ के आते हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी जो अहिर बाहुल्य हैं। हालांकि नांगल चौधरी में गुर्जर, जाट, ये मतदाता भी ठाकुर काफी संख्या में हैं, लेकिन उसके बावजूद इन चारों सीटों को अहिर बाहुल्य ही माना जाता है। इसके बाद अगर बात करें दादरी जिले की, 2 सीटें हैं, दादरी और बारडा, वो दोनों जाट बाहुल्य हैं। और भिवानी जिले की 3 सीटें आती हैं, भिवानी, तोशाम और लुहारू, जिसमें से चौधरी धर्मवीर सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं इस क्षेत्र के जो पहले तोशाम से विधायक रहे कई बार, उसके बाद वो बारडा से भी विधायक रहे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको जो विशेष दर्शकों को, चौधरी धर्मवीर सिंह प्रदेश ही नहीं देश के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने एक परिवार की 3 पीढ़ियों को हराया है। और दूसरा, उन्होंने पिछले 4 जो लगातार चुनाव अलग अलग हलकों से लड़े हैं और अलग अलग हलकों से लड़ करके चुनाव जीते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि इस लोकसभा क्षेत्र में चौधरी धर्मवीर सिंह का कोई विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। उन्होंने पहले भूपेंद्र सिंह यादव के लिए प्रयास किया, जैसा आपने बताया, लेकिन भूपेंद्र सिंह यादव की ना तो राव इंद्रजीत मदद करते और ना ही जो जाट जो है वो उनको कोई उस मात्रा में वोट डालते। चौधरी धर्मवीर सिंह का ना केवल जाटों में बल्कि जो शहरी तबका है उसमें भी एक अच्छा खासा रसूख है, क्योंकि वो बड़े मिलनसार हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर अगर श्रुति चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह का आमने सामने मुकाबला होता है तो धर्मवीर सिंह जीतेंगे 100%। अगर इस सीट पर श्रुति चौधरी की बजाय जो है कांग्रेस पार्टी किसी यादव चेहरे पर गेम खेल दे, चाहे वो राव दान सिंह हो या कोई और,
तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुकाबला बने, वो भी तब बने जब किरण चौधरी उनकी मदद करे, वरना किरण चौधरी क्यों धर्मवीर मदद सिंह का करेंगे? अपना खुद किरण का एक चौधरी, वोट बैंक है। ये सीट तो वो अपनी भगवती सीट मानते हैं, अपनी नहीं, वो परिवार की ही सीट कांग्रेस मानते में, हैं। जी बिल्कुल कांत जी, सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस में यही है कि कांग्रेस इकट्ठी नहीं हो पाती। अगर कांग्रेस इकट्ठी हो जाए, किरण चौधरी की बेटी अगर चुनाव लड़ेंगी तो दान सिंह उनकी उस लेवल पर मदद नहीं करेंगे, दान सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो किरण चौधरी मदद नहीं करेंगी, यहां तक कि खुद चौधरी बंसीलाल के जो बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा वो भी उस लेवल पर मदद नहीं करते। अपनी भतीजी है उनकी सगी श्रुति चौधरी, लेकिन नहीं करते। कांग्रेस आज हाशिए पर है कि बार उनकी जीरो नहीं सुमन जी टूटी एक चीज लोकसभा और चुनाव में। बताइए, जनरली जो जाट जी समुदाय का वोट है और जो जाट बेल्ट जो है जहाँ जी पर जाट अधिक संख्या में है, मेजोरिटी में तो नहीं है, रोहतक हो जी गया, सोनीपत हो गया जी और हिसार हो गया, काफी हद तक सिरसा की भिवानी। सीट हालांकि रिजर्व्ड है लेकिन जाट समुदाय बड़ी संख्या में है। ये जो जी 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जाट समुदाय बड़ी संख्या में है, तो वहां पर जी ये देखा गया है कि जाट बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल मोटे तौर पर कोई वोट नहीं देता है उनको, और जो भी उनका देखो, कंपटीशन। जी उसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं देता है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा, चाहे वो ब्रिजेंद्र सिंह ने पिछली बार दो जाट प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, दोनों को जाटों ने अच्छे खासे वोट दिए। यहाँ बात यह है कि सामने कैंडिडेट कौन आता है। अगर जाट वर्सेस जाट का आमने सामने का मुकाबला हो जाता है तो एक अलग, जाट पार्टी की बजाय प्रत्याशी देख करके वोट देता है, मुझे जहां तक लग रहा है। देखिए ये क्योंकि जनरली पॉलिटिकल अगर पार्टीज में जाट, ये माना जाता है, अगर, पॉलिटिकल पार्टीज में जनरली ये जी माना जाता है कि लोकसभा, अगर लोकल लेवल का चुनाव है तो 75% कैंडिडेट का होता है, 25% पार्टी जी होती है, और अगर असेंबली का जी चुनाव होता है तो 50% पार्टी को मिलता है, 50% चेहरे को देख के मिलता है। लेकिन लोकसभा के अंदर जो है वो जी 75% जो है वो पार्टी को मिलता है, 25% जो है जी वो कैंडिडेट को देख के मिलता है। और मोटे तौर पर जी पिछली बार जो आपने कहा दो जाट कैंडिडेट जीते, तो क्या ब्रजेंद्र सिंह के जी मामले में तो वहां पर जितना उनको वोट मिला उतना बीजेपी का अपना ही वोट बैंक है उस इलाके में जो अन्य समुदायों से है। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि जी पिछली बार से इस बार जाट समुदाय की तलखी जो है बीजेपी के अगेंस्ट थोड़ी ज्यादा है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से परिवर्तन हो। वो परिवर्तन लोकसभा में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा वो देखने की बात है। तो मेरा यही सवाल था, क्या धर्मवीर जी को अपने अपनी जो सीट है उस पर अपने इन्फ्लुएंस से जाट जी समुदाय का वोट मिलता है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि धर्मवीर सिंह प्रदेश के उन नेताओं में शामिल हैं जिनका बिना मुख्यमंत्री बने हुए अपना खुद का एक वजूद है, और वही वोट की उनकी ताकत है जो उनको भिवानी से और सैकड़ों किलोमीटर दूर सोना तावड़ू से भी विधायक बना देती है। जी लेकिन जहां तक आपने बात की कि जाट समुदाय बीजेपी को कितना वोट करता है, जाट समुदाय में पूरी तरह से नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार प्रत्याशी देखा जाता है, जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह ने जब किसान आंदोलन चला, या ब्रिजेंद्र सिंह ने जब किसान आंदोलन चला, तब किसानों के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, बल्कि बीरेंद्र सिंह के परिवार ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, जिसका उनको फायदा होगा ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग जाट समुदाय के या किसान समुदाय के खिलाफ बोलते थे, उनको निश्चित रूप से जाट समुदाय वोट नहीं करेगा, ना उन्होंने पहले किया ना आगे करेगा, और उसका नुकसान भी होगा। कई जगह हमने देखा है, पिछली बार भी अगर रोहतक पार्लियामेंट की हम बात करें, अरविंद शर्मा को बहुत कम मात्रा में जाट समुदाय के वोट मिल पाए, और इस बार अगर बाई चांस टिकट उनको मिल जाती है, हालांकि संभावनाएं कम हैं, तो उससे भी कम वोट जाट समुदाय उनको करेगा। जी चलिए जी अगली सीट पर चलते हैं। राव इंद्रजीत की सीट पर तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई संघर्ष होगा। क्या लगता है आपको? क्योंकि वो सीट इसलिए थोड़ी डाइसी हो जाती है क्योंकि उसके जी अंदर जो मेवात का एरिया है वो लगता है, और जी मेवात की जैसा आपने पहले बताया 3.5 जो विधानसभा सीटें हैं वो मुस्लिम जी आबादी की हैं, और वो मुस्लिम आबादी का वोट जी बीजेपी को मिलना मिलना है नहीं। तो क्या कोई ऐसा समीकरण बन सकता है जिससे राव इंद्रजीत किसी खतरे में आ जाए?
देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अगर हराना है तो जो विपक्ष है उनको एक साझा प्रत्याशी ही खड़ा करना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे, मान लीजिए जैसा अभी हमने बात की कि इंडियन नेशनल लोकदल वहां से किसी मेयो प्रत्याशी को उतारेगा, वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस के कैंडिडेट को करेगा, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है उसमें पार्टी का इतना प्रभाव नहीं है। आपने क्या इंडियन कहा, एक बार फिर दोहराइए क्योंकि थोड़ी नेशनल, आपकी आवाज कट गई। मैं आपने ये कहा कह रहा था कि कि इकट्ठे अगर लड़ेगा जी, विपक्ष तभी चैलेंज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अगर भारत अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो विपक्ष को अपना साझा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा। उस जी कारण ये है कि मान लीजिए गुड़गांव की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया तो उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि जो वोट है वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ज्यादा वोट है। उस जी हालात में जीत के लिए चुनाव जीतना और आसान हो जाता है। और जी जिस तरह प्रद्युम्न जी, से जरा गुड़गांव की जो समय थोड़ा सबसे कम बड़ी रह मांग गया है, थी। हम पास में पहुंच गए हैं मोटे तौर पर। जी, आपकी इस सीट पर बात आ गई, अगली 3 सीटों की भी फटाफट चर्चा कर लेते हैं। फरीदाबाद में क्या स्थिति बनती दिख जी, रही है? फरीदाबाद में सब कुछ डिपेंड रहेगा कि कांग्रेस किस कैंडिडेट को उतारती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण गुर्जर को दोबारा से मैदान में उतारा है। अगर बीजेपी उनकी टक्कर अगर कांग्रेस उनकी टक्कर में महेंद्र प्रताप जैसे बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में लाती है तो निश्चित रूप से जाट और जो गुर्जर का एक कॉम्बिनेशन बन करके उनको फाइट दे सकता है, वरना कृष्णपाल गुर्जर दोबारा से चुनाव जीतने की हालात में हैं। जी जी। और जी, अंबाला की बात करते हैं, बंतो कटारिया की क्या स्थिति बनेगी? महिला हैं, उतनी मेरे ख्याल आउट गोइंग देखो नहीं है। अम्बाड़ा में मेरा ये मानना है कि अभी 2 दिन पहले एक एपिसोड हुआ, उसके बाद बंतो कटारिया नहीं बल्कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर वहां चुनाव लड़ा जाएगा। नायब सिंह सैनी खुद नारायणगढ़ से विधायक रहे हैं, जो इसी अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में आता है, और अम्बाड़ा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना मिला है। लिहाजा उनको सीधा सीधा फायदा इसका होगा। बंतो कटारिया राजनीति में रतनलाल कटारिया जी से पहले भी सक्रिय रही हैं। यहाँ कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारती है, एक बहुत बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ चल रहा है, और वो नाम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का। अगर उदय भान जी को यहाँ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार देती है और कुमारी शैलजा जैसा हमने पहले बात की कि कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़े, तो बंतो कटारिया को कहीं ना कहीं फाइट वो मिल सकती है। जी। अंतिम सीट पर जी, बात करते हैं, करनाल। अब मनोहर खट्टर को इसलिए जी, हटाया गया कि उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकमेंसी बन रही थी, पार्टी के अंदर भी बन रही थी, संघ में भी जी, बन रही थी, लोगों में भी बन रही जी, थी। अब अगर उनको जी, लोकसभा सीट दे दिया गया तो जी। वो एंटी इनकमेंसी लोकसभा में उनके खिलाफ नहीं जाएगी। तो ये क्या समीकरण बन रहा है? देखो लोकसभा में करनाल लोकसभा देश की उन लोकसभाओं में शामिल थी जो देश की सबसे बड़ी 3 जो टॉप की जीत थी उनमें संजय भाटिया की जीत थी। उनकी टिकट काट करके और मनोहर लाल खट्टर जी को चुनावी मैदान में उतारना, अब सब कुछ डिपेंड एक तो इस चीज पर है कि संजय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं, जैसी अभी संभावना रही है। दूसरी बात, कांग्रेस यहाँ से मुझे जैसा लग रहा है कि वीरेंद्र राठौड़ हैं, यहाँ एक राजपूत नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हो सकता है उनके चेहरे पर गेम खेल दे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कुलदीप शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। चिरंजी लाल शर्मा यहाँ से कई बार सांसद रहे में नहीं है। मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर खट्टर जी, उनके लिए भी सीट पर आज के दिन कम से कम उतनी टक्कर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि ये करनाल का वो इलाका है, करनाल और पानीपत का, जहां कांग्रेस को भी हम उतना कमजोर नहीं कह सकते जितना जो है दिखाया जा रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से फाइट करेगी। एक और खास बात मैं आपको बताऊं कांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभाओं की सीट पहली सूची में जारी की है, ये वो लोकसभाएं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सही स्थिति में मानती है। जिन 4 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पर है, उसमें चाहे रोहतक हो, सोनीपत हो, हिसार हो, कुरुक्षेत्र हो, जहां मुकाबला रहेगा कांटे का और हार भी सकती है, उनके प्रत्याशियों पर अभी माथापच्ची चल रही है।
इन 6 सीटों में तो मैं ये कह सकता हूं, जो कंक्लूजन है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही माहौल ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी जी। जी। तो जैसा प्रद्युम्न जी ने बताया, जो 6 लोकसभा की सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित किए गए हैं, वो 6 बीजेपी की मजबूत सीटें हैं। और वहां जी। पर बीजेपी के जीतने की संभावना काफी है। जो 4 सीटें बची हुई हैं, कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत और रोहतक, ये चारों सीटें जो हैं वो टफ हैं। हालांकि कांग्रेस इन 4 सीटों के अलावा कुरुक्षेत्र को इसमें नहीं मानती। वो भिवानी और सिरसा में मानती है कि वो उनकी मजबूत सीटें हैं। जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र हैं, उनका कहना है कि 5 सीटों पर हम बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रोहतक, वो सोनीपत, वो हिसार, इसलिए सिरसा। ये समय कम हो गया प्रद्युम्न वो जी। इसलिए जी। प्रद्युम्न जी, समय जी। हो गया, फिर बात करेंगे आपसे। तो साथियों, ये था जी। हमारा पूरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए, अपनी मित्र मंडली में इसे आगे बढ़ाइए। नमस्कार।